विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम कर रहे हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान का भाग 4 का पार्ट 4A। कई बार इतना ही पूछ लेता है क्वेश्चन कि मूल कर्तव्य कहाँ है, आपने बोलना है भाग 4 क में है। किसमें है? पार्ट 4A में है। किस आर्टिकल में है? आंसर आर्टिकल 51 कैपिटल A में है, 51A में है। ठीक है, पूछेगा भाई कैसे आए? मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं। मूल संविधान में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ ना, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई है। क्या बनाई गई? देश सड़कों पर था, बड़ा विरोध चल रहा था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। सरदार स्वर्ण सिंह जो थे वो अध्यक्ष थे उस समय, है ना। आपातकाल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 26 फरवरी 1976 को एक आयोग का गठन किया। क्या किया? एक समिति का गठन किया जिसमें 12 सदस्य थे। कितने? नाम बता देता हूं। सरदार स्वर्ण सिंह जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। A.R. अंतुले जो थे वो सदस्य थे। एस राय ये भी सदस्य थे। रजनी पटेल थे। HR गोखले थे। V.A. सैयद मोहम्मद थे। V.N. गॉडगिल थे। C.M. स्टीफन थे। D.P. सिंह थे। दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे, B.N. बनर्जी। अब इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े। क्या किए गए? और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से उठाए गए। मतलब पूर्व सोवियत संघ की तर्ज पर यहां पर भी क्या किए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, ABCDEFGH ऐसे करके छोटे छोटे स्मॉल a स्मॉल b में 51A में ABCDEFGH कर्तव्य जोड़ दिए गए। कई सालों तक 10 ही मूल कर्तव्य रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ? 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। इस समय जो मूल कर्तव्यों की संख्या वो कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। तो भाई जिन लोगों ने यूपीएससी दिया होगा ना 76 से पहले, उन लोगों ने मूल कर्तव्यों के बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि संविधान में थे ही नहीं। 76 के बाद मूल कर्तव्य के भी क्वेश्चन बनने लगे। इतना समझ में आ गया? तो थोड़ा सा मैं रीड करके बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पढ़ना है आपने, मेंस में कैसे लिखना है। तो भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ये मैंने बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान के अंदर कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर, किसकी संस्तुति पर? सरदार स्वर्ण सिंह। यहां से क्वेश्चन बनता है कब, किस संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा जोड़े गए। ठीक है, तो समिति का विचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है, वहां उनके लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं। अतः संविधान के एक भाग 4 को, जब भी क ख ऐसे लगेगा ना आपको, समझ लो बाद में जुड़ा है। तो पार्ट 4A में क्या किया गया? इसको जोड़ा गया। अगर मेरी राय पूछो आप, तो इसको ना 3A में जोड़ना चाहिए था। मूल अधिकार थे, मूल अधिकारों के तुरंत बाद जोड़ना चाहिए। इन्होंने क्या किया? DPSP के साथ जोड़ दिया, तो थोड़ा इसलिए याद करना कठिन हो जाता है। तो भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। उधर हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं पार्ट 3, इधर हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4A मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A। क्या जोड़ा गया? 51A जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था। क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन जो थी वो सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की थी, और उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि नागरिकों द्वारा टैक्स पे करना है।
कर अदायगी करनी है, इसको मूल कर्तव्य में जोड़ो, लेकिन नहीं जोड़ा इसको। क्या नहीं किया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए 10 मूल कर्तव्यों में इसे शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इतना क्लियर हो गया? कहां से लिए गए? साम्यवादी देशों में पूर्व सोवियत संघ विश्व का ऐसा पहला देश है जहां जिसने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था। सोवियत संघ मतलब कर्तव्यों के मामले में सोवियत और अधिकारों के मामले में यूएस। इसीलिए हमारे संविधान में जो हमने अधिकार लिए हैं वो लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो लिए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए हैं, और जो कर्तव्य लिए हैं हमने वो कहां से लिए हैं? सोवियत से। पूर्व सोवियत संघ बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है। कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। जापान के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसके संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इतना क्लियर हो गया? यूएनओ चार्टर की धारा 29(1) के तहत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ भी मूल कर्तव्यों का सामंजस्य है। मूल कर्तव्य और कहां पर दिखते हैं? यूएन चार्टर सुना है आपने? यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर मनाते हैं यूएन डे। तो यूएनओ का जो चार्टर है उसकी धारा 29(1) में भी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मूल कर्तव्यों का भी सामंजस्य। वहां पर भी मूल कर्तव्य दिखते हैं। जापान के संविधान में मूल कर्तव्य दिखते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य दिखते हैं। और भले ही हमने फॉर्मर यूएसएसआर से लिए हैं, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पूरा उल्लेख नहीं है कर्तव्यों का, बस वहां है परंपरा, जैसे बोलते हैं ना कि कर्तव्य निभाने हैं। समझ में आ गया? तो भाई आर्टिकल 51A पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ना नहीं है, इसको आपने याद करना है। अब फिर आप नाराज हो जाएंगे कि याद करना है बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू तक में आपसे पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सुना सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार मूल कर्तव्य पूछे गए हैं। अब आप अगर रुक रुक के बोलेंगे तो ये माना जाएगा कि क्या मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं वो कम है आपके, क्या है। और धारा प्रवाह में बोलेंगे कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। अगर आप स्पीड में बोलेंगे तो उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए इनको याद कर लीजिए 11 के 11। कितने? पहले याद कीजिए तब समझिए, तब धीरे धीरे पढ़िए उनको कि संविधान का पालन करें। भाई कर्तव्य है हमारा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। संस्थाएं क्या होती हैं? जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसे यूपीएससी 315 में 315 में, आपका लोक सेवा आयोग 315 है ना। और भी जो जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी संस्थाओं को क्या करना है आपने? आदर करना है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का तो करना ही है भी आदर, राष्ट्रगान का भी आदर करना है। राष्ट्रगान पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। राष्ट्रगान पे बोला गया भाई भारत भाग्य विधाता तो जॉर्ज पंचम के लिए बोला गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, जिन्हें कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लिटरेचर में गीतांजलि के लिए मिला था। लेकिन भारत भाग्य विधाता तो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया। किसने प्रश्न किया? तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो है अब उसको वैसे ही चल ले, भारत भाग्य विधाता, आप हमारे भाग्य विधाता। ठीक है। फिर बोला भाई सिंध क्यों? तो भाई बोला गया कि सिंध के कई लोग भारत आए, सिंध से जो हिंदू लोग थे वहां से, तो उनकी भावनाओं का भी तो सम्मान करना है, तो सिंध को भी रखा गया। कोर्ट ने कहा नहीं, सिंध रहेगा। सिंध भले ही पाकिस्तान का प्रांत हो, लेकिन पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, है ना। ऐसे राष्ट्रीय ध्वज पर कई बार क्या होता है, आपत्तियां आ जाती हैं। उल्टा झंडा नहीं फहराना है, कई बार गलती से उल्टा झंडा फहरा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि देश पे कोई बड़ी आपत्ति आ गई। उल्टा झंडा मतलब किसी एक बड़े आपत्ति का द्योतक होता है। झंडे को जो डंडा होता है उस पर कई बार क्या होता है, खिसकते खिसकते नीचे आ जाता है, वो राष्ट्र शोक का विषय होता है। जब कभी कोई बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने सुना होगा कि 3 दिन तक झंडे झुकाए जाएंगे। तो झंडे ऐसे थोड़े झुकाए जाते हैं,
झंडा ऊपर रहता है सबसे ऊपर, उसको नीचे कर दिया जाता है, वही राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा का प्रतीक होता है ना। कई बार क्या होता है कि राजनीतिक कारणों से झंडे का दुरुपयोग भी करते हैं लोग। झंडे के लिए तो ध्वज संहिता है, घुटनों से नीचे नहीं ले जाना है, नंबर प्लेट पे नहीं लगाना है भाई, झंडे की साड़ी नहीं पहननी है आपने, झंडे को ऐसे गिराना नहीं है, फाड़ना नहीं है, जलाना नहीं है, पुराना हो गया तो एकांत में क्या करके उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। ये नहीं कि लगा दिया तो लगा हुआ 1 साल हो गया फट गया, वो क्या है कौवे बैठे हुए हैं उसमें, ये नहीं करना है। इतना समझ में आया। तो ध्वज संहिता होती है, ध्वज का सम्मान करना है, क्या करना है, अपने किसके लिए, स्वार्थों के लिए उसका अपमान नहीं करना है। राष्ट्रीय ध्वज जहां पर लगेगा उस पर, अगर वो रात को भी फहरा रहे हैं आप, अगर रात भी लगा हो तो उस पर लाइट पड़नी चाहिए, क्या पड़नी चाहिए, लाइट पड़नी चाहिए। तो मैंने कहा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक जो आदर्श होते हैं, उनका क्या करना है आपने, पालन करना है भाई। क्या करना है, संविधान का पालन करना है, बाकी चीजों का आदर करना है, बाकी चीजों का, बाकी मतलब आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हृदय में संजोए रखना है भाई, उच्च आदर्श जो थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनको की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उनको भी हृदय में संजोए रखना है आपने। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, देश के लिए बलिदान दिए, नाम नहीं आया उनका, अलग बात है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आपको पता उनका क्या करना है, आपने आदर करना है। समझ में आया, ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है भाई। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है। अगर कोई ये बोल रहा है कि हमें जी अलग देश चाहिए, तो आपने वहां पर मना करना है कि नहीं, इस देश से कोई भी राज्य अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, संविधान के आर्टिकल 1 के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बोल रहा है एकता खंडित कर रहा है, क्या कर रहा है, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अगर आपको क्या कर रहा है, बांट रहा है, आपने बोलना नहीं, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, ठीक है। तो भारत की प्रभुता, एकता, प्रभुता मतलब समझते हैं संप्रभुता, सोवर्निटी, संप्रभुता, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण रखें मतलब उसे क्षय ना होने दें। देश की रक्षा करें भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, चौथे नंबर पे देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करने का कर्तव्य खाली क्या सैनिकों का नहीं है, प्रत्येक नागरिक का है। देश पर अगर कोई संकट आता है तो आपने रक्षा करनी देश की, और जरूरी नहीं कि फौज में जाकर ही, पहले तो जाएं, जरूरी नहीं है फौज में जाकर ही रक्षा होती है। आप अच्छे नागरिक बन जाओ, आप क्या करो, अच्छे कार्य करो, तब भी देश की रक्षा हो रही है। जब आह्वान किया जा रहा है, माना कभी देश पर राष्ट्र भगवान ना करे संकट आ गया, आह्वान किया जा रहा है, तो आपने वहां पर बढ़ चढ़कर भाग लेना है। तब ये नहीं बोलना कि हम बालिकाएं हैं, हम नहीं कर सकते। आपको भी जानना होगा, जैसे वर्ल्ड वॉर में, जैसे आप देख रहे हैं अन्य देशों में क्या होता है कि जिसका जो जिस तरह का कार्य कर सकता है, वो उस कार्य में क्या हो जाता है, उस समय अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इतना समझ में आया। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अच्छा, देश की रक्षा एक और तरीके से हो सकती है भाई, सीमाओं पर आपके सैनिक क्या करते हैं, -40, -50, -60 पर क्या करते हैं, पहरा देते हैं। उनका सम्मान करना भी देश की रक्षा करना। क्या करना, उनको रियल हीरो हैं वो लोग, क्या हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो, पैरामिलिट्री फोर्स में हो, चाहे देश के अंदर हो, पुलिस हो, रिस्पेक्ट करनी है उनकी। क्या देनी है उनको, रिस्पेक्ट देने से ही उनके अंदर वो जज्बा आएगा कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं क्या है, रिस्पेक्ट ही नहीं करते। विदेशों में जब कभी सेना आती है जाती है तो क्लैप करके या खड़े होकर उनको क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। यहाँ पे तो अगर कोई सीट में बैठे हुए हैं, कोई अगर खड़े हैं तो उनको सीट देना पसंद नहीं करते। ऐसे में कैसे होगा भाई, आपको एक बार क्या हो जाएगा आपके खड़े होने से, आपने सीट दे दी, आपने बोला प्लीज आप क्या कीजिए, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप बैठिए। ट्रेन में होता है ना, कई बार ड्यूटी पे जाना होता है उन्हें, कई बार उनको माना जल्दी में बुलाया गया है, उनको सीट दीजिए, क्या दीजिए, सम्मान कीजिए उनका। देश की रक्षा कर लेंगे वो अपने आप। इतना समझ में आया, ठीक। भारत के सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए और समान भातृत्व की भावना का विकास करें। भातृत्व, ब्रदरहुड, भातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। क्या हो,
इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से पहले सब नॉर्मल रहते हैं, इलेक्शन के बाद अचानक से क्या हो जाता है, धर्म, भाषा, क्षेत्र फैलता है, जातिवाद, ये मेरी जाति का है इसी को देना, वो मेरी जाति का, ये मेरी जाति का नहीं है इसको नहीं दूंगा मैं, यही तो होता है। ये नहीं करना है भाई। जो व्यक्ति योग्य है, जिसने वायदे कर रखे हैं बिल्कुल, जिसके लिखा हुआ है कि मैं बनने के बाद ये दूंगा, सोच समझ के देना वोट। आपने क्या करना है, ना तो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे रहना है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। क्या है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई भी ऐसे कार्य, कोई भी ऐसी प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, उसको त्यागना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे क्या हो, स्त्रियों के सम्मान पर क्या हो, ठेस पहुंचे। ये ध्यान रखना, देश तभी महान होता है भाई। जापान में आप लोग तो ये पढ़ते हो ना, पोयम याद करते हो, ये सारी चीजें याद करते हो। जापान में कई सालों तक बच्चों को एटिकेट सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं, मैंने कहा नहीं जापान के बाद भारत है दूसरा देश जहां क्या, जापान उस चीज को फॉलो करता है। भारत में सिर्फ संविधान के अंदर लिखा हुआ है, एवरीबडी वांट देयर फंडामेंटल राइट्स, नोबडी वांट टू परफॉर्म देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। जापान में सिखाया जाता है, एटिकेट सिखाए जाते हैं। मतलब जब वो प्ले ग्रुप में है, जब वो 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में, कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार रखना है, समझ में आ रहा है। नैतिकता पर जोर दिया जाता है, मॉरल वैल्यूज पर जोर दिया जाता है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त कैसे करना है, टीचर के प्रति कैसे सम्मान व्यक्त करना है। इसीलिए बड़े एटिकेट्स वाले होते हैं कौन लोग, जापानीज लोग, क्योंकि 4th क्लास तक तो सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं कराते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यहाँ माता पिता खुश होते होंगे कि हमारा बच्चा इंग्लिश में क्या कर रहा है, पोयम कर रहा है, और बाद में अगर वो कैरेक्टरलेस बन रहा है, बाद में अगर वो क्या कर रहा है, अपराधी बन रहा है, तब क्या करोगे उस ट्विंकल ट्विंकल का। इसलिए जो चीजें हैं ना बचपन में, रुपाई जो होती है एक समय पर होती है, रोपणी, बड़ी हो जाएगी तब नहीं कर सकते रुपाई। तो जापान करता है उस चीज को। ये करना पड़ेगा, ये सरकारों को समझना पड़ेगा कि थोड़ा शिक्षा, नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं आप, लेकिन बेसिक स्तर पर आपको मॉरल वैल्यूज, स्त्रियों के प्रति सम्मान, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को बचपन से। क्या करना पड़ेगा, तो भारत के सभी लोगों में समरसता, नंबर 1 समरसता याद रखना है। समान भातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्लियर हो गया। तो अगला है भाई ABCDE तक हमने पढ़ लिया। F, हमारी सामसिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। क्या करें, खाली ये नहीं बोलना कि मेरा उत्तराखंड का त्योहार है मैं यही मनाऊंगा, खाली मैं भुगते क्या, या मैं ये वाला त्योहार मनाऊंगा। सारे त्योहार, सबके त्योहारों का सम्मान करना है। कोई दक्षिण भारतीय आता है उसका सम्मान करना है, कोई नॉर्थ ईस्ट वाला आता है उसका सम्मान करना, उसके त्योहारों का सम्मान करना है। क्या करना है, उसकी संस्कृति का सम्मान करना है। हंसना नहीं है कि देखो उसने लुंगी पहन रखी, अरे भाई उसकी संस्कृति है, गर्म देश का व्यक्ति है, कोट पैंट पहन के थोड़े आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हंसने से बड़ा दिक्कत होता है भाई। क्या होता है, हीन भावना आ जाती है लोगों के मन में। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति आप सम्मान भाव से नहीं देख रहे हो, साउथ के प्रति सम्मान भाव से नहीं देख रहे हो, वेस्ट वालों के आप सम्मान भाव से नहीं देख रहे हो, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर है हमारा। क्या है, आपको नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है। अमेरिकन जानते हैं, यूरोपियंस जानते हैं, जिनके पास अपना कल्चर नहीं है, वो जब यहाँ पर आते हैं, वो क्यों आते हैं घूमने, बेवकूफ थोड़े हो, वो यहाँ देखने आते हैं क्या, हमारा कल्चर क्या। और हमारे कल्चर के बारे में यही बोलते हो, बहुत रिच कल्चर है। क्या है, रिच कल्चर। तो कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। क्या करें, और पहले तो अपनी परंपराओं का परिरक्षण कर दो जिनको आप भुला रहे हो धीरे धीरे। उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति जो थी, या संस्कृति जो थी जिसको आप भुला रहे हो, उसको धीरे धीरे क्या करो, उसमें भाग लो। जहां पर वो हो रहा है वहां पे हंसो मत, वहां पर ये मत बोलो कि जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, उसमें भाग लो। क्या करो, तभी वो आपकी अगली पीढ़ी तक जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसी पीढ़ी में समाप्त हो जाएगा। क्लियर। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के
प्रति दया भाव रखें भाई। क्या रखें? प्राकृतिक पर्यावरण अगर बचा रहेगा ना तो आपकी अगली पीढ़ियां भी बची रहेंगी। नहीं तो जिस तरह से बिस्लरी का पानी पी रहे हो ना, पानी खरीद के पी रहे हो 20 रुपए 30 रुपए में, ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? बच्चों के लंच बॉक्स के साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजने पड़ेंगे। जब जब उन्हें दिक्कत होगी सांस लेने में, तब तब वो क्या करेंगे? क्लास में मास्क लगाएंगे। इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, नदी में खाली हाथ जोड़कर माता बोल के नहीं करना है, वहां पर गंदगी नहीं करनी। अगर है तो फिर बड़ा आदमी नहीं बनना, उठाना है वहां से आपने। हो सकता है कुछ मूर्खों ने डाल दिया हो वहां पर, पॉलिथीन डाल दिया या कोई चीज डाल दी। मना करना है, किसी को समझाना है कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो हमारा सारा सिस्टम क्या होगा। आपने पॉलिथीन नदी में डाल दिया, ये अगर बहते बहते बंगाल की खाड़ी में चला गया, उसके बाद समुद्रों का क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। क्या होगा? ब्लीचिंग हो जाएगी, कोरल्स मर जाएंगे, कई समुद्री जीव मर जाएंगे, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। समझाना पड़ेगा आपको। तो प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें भाई। कैसे करोगे संवर्धन? जब भी हो सके अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाएं। क्या लगाएं? और अवसरों पर नहीं लगा सकते तो विवाह के अवसर पर एक आंदोलन चलता है उत्तराखंड में, क्या बोलते हैं? कल्याण सिंह रावत जी ने जो शुरू किया था, मैती आंदोलन। 2 पेड़ तो लगा ही सकते हो अपने जीवन में विवाह के अवसर पर, एक अपने नाम पर, एक अपनी पत्नी के नाम पर, है ना, माई के पक्ष में, बल्कि ससुराल पक्ष में भी लगाओ। समझ में आया? ठीक है। रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के पास दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं भाई। अगला क्या अपनाएं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। क्या करें? सुधार की भावना का विकास करें, ज्ञानार्जन करें। क्या करें? ज्ञानार्जन करने के लिए अध्ययन करें, ज्ञान लें, बड़े बूढ़ों से ज्ञान, किताबों से नहीं मिलता ज्ञान, बड़े बूढ़ों से भी लें। क्या लें? जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास क्या होता है? आपका अनुभव होता है, उनके अनुभवों से सीखें। घूमें, भ्रमण करें, घूम कर सीखें, खाली किताबों में मत कोशिश करो ज्ञान प्राप्त करने की। ठीक है। तो मैंने कहा मानववाद भी होना चाहिए, ज्ञानार्जन भी होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। वो जो स्ट्रीट लाइट होता है उस पर निशाना मत लगाओ। ठीक है। या कोई भी सार्वजनिक संपत्ति देखते होंगे आप, दंगे हो गए, बसें जला ली, रेल जला दी, मूर्ख अपने ही देश की संपत्तियों क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। आप ही के कर से ली गई थी भाई, वो आप ही के टैक्स से ली गई थी। हो सकता है कुछ लोग टैक्स ना देते हो, मगर उन मूर्खों को ये नहीं पता कि कभी वो भी तो उस पर सफर करेंगे। जला दोगे तो किस में करेंगे, है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें। किससे? अगला, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। आप लोगों के ऊपर है देश कैसा जाएगा। युवा हैं आप, क्या है? सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। अगर आपने क्या किया? उत्कर्ष की ओर बढ़े, तो क्या होगा? राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को। अब ये 10 हो गए भाई। अब 11वां जो है बाद में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया, धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या उनके प्रतिपाल्य गार्डियंस जो होते हैं, वो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। क्या करें? शिक्षा के अवसर प्रदान करें। भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निषेध तत्व हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है, उसके लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। अब अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं भी कर रहे हो तो कोई विधिक बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे कोई दंड से दंडित नहीं किया जा सकता, कोई दंड का प्रावधान नहीं है अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी भी नहीं बनाया जा सकता। मैंडमस वो रिट है, उसके द्वारा भी प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद विधि द्वारा दंड का विधान कर सकती है, लेकिन किया नहीं। ज्ञातव्य है कि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की थी। क्या की थी?
स्वर्ण सिंह ने कहा था कि संसद क्या करे, एक कानून लेके आए जिसमें मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने वाले नागरिकों पर आर्थिक दंड लगे। क्या लगे? और मैं सही बताऊं तो व्यक्ति करता ही तभी है। एक पीढ़ी ऐसी थी हमारी जिन्होंने हेलमेट पहना ही नहीं, सीट बेल्ट लगाई ही नहीं। अचानक से कानून आया कि हेलमेट ना पहनने पर इतना आर्थिक दंड और सीट बेल्ट ना पहनने पर क्या। तो वो जो पुरानी पीढ़ी जिसने 20-30 सालों तक ना हेलमेट पहना, हेलमेट पहनना अपने उसके खिलाफ समझते थे वो लोग। क्या समझते थे? हम हेलमेट पहनेंगे, हम सुपरमैन हैं। और सबसे ज्यादा मृत्यु किससे हुई? हेड इंजरी से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सीट बेल्ट नहीं पहनी, गाड़ी का शीशा फाड़ फाड़ कर, मतलब गाड़ी टकराने से नहीं मरे, गाड़ी के शीशे को फाड़ कर बाहर निकले और 10 फुट जाकर नीचे गिरे तब मरे, पर सीट बेल्ट नहीं पहनी। जब आर्थिक दंड लगा, आज हर एक व्यक्ति आपको सीट बेल्ट पहनते हुए दिखाई देता है। आज हर एक व्यक्ति आपको लगभग हेलमेट पहनते हुए दिखाई देता है। तो भाई स्वर्ण सिंह ने क्या गलत कहा था? उसने कहा था आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान होना चाहिए थोड़ा बहुत, मौलिक कर्तव्यों को क्या करने के लिए? पालन करवाने के लिए। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। जनता नाराज हो जाएगी, जनता नाराज हो जाएगी तो वोट नाराज हो जाएंगे। अरे भैया, कई काम ऐसे करने पड़ते हैं सरकारों को जिसमें जो जनता के हित में होते हैं। जनता नाराज हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भला होता है किसका? सभी लोगों का, है ना। एक व्यक्ति हो सकता है स्ट्रीट लाइट सिर्फ अपने शौक के लिए फोड़ दे, लेकिन उसका नुकसान कितने लोगों को भुगतना पड़ता है। हो सकता है कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा हो, उसे दिखाई ना दे, वो गिर जाए नीचे। हो सकता है कि एक पशु बैठा हो, एक सांड बैठा हो, कोई बाइक में आ रहा हो और टकरा जाए उससे। पहले टकराएगा, नीचे गिरेगा, फिर सांड उसको मारेगा, सिर्फ एक आदमी की गलती के कारण, क्योंकि उसने स्ट्रीट लाइट को क्या कर दिया था? फोड़ दिया। समझ में आ रहा है? तो दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रीट लाइट फोड़ते हुए दिखाई देता है, इवन मैं तो कह रहा हूं जो गलत गाड़ी पार्क करता है, उस पर भी आर्थिक दंड लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? गलत पार्किंग भी क्या होनी चाहिए? उस पर भी आर्थिक दंड लगना चाहिए। क्यों? कि स्कूल के बगल में पार्क कर दी गाड़ियां, बच्चे जा रहे हैं छोटे छोटे, उनके लिए जगह ही नहीं हो रही। क्यों लगा रहे हो भाई? आर्थिक दंड का क्या होना चाहिए? प्रावधान होना चाहिए। चलो, एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 51 का खंड 6 के अंतर्गत, 6 मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को बताया था मैंने, जिसके अंतर्गत वन, झील, है ना, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, उनका प्राणी मात्र के पास दया भाव रखें। अरे भैया, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव यही है कि थोड़ा बहुत गर्मियों में क्या कर दिया करो? पानी रख दिया करो। किनके लिए? पक्षियों के लिए। पक्षी गायब हो गए। हम लोगों ने कई पक्षी देखे थे अपने बचपन में, मुझे नहीं दिख रहे पक्षी अब। थोड़ा पेड़ लगा दो जिसमें कुछ, क्या, थोड़ा थोड़ा सा बाजरा डाल दो। किनके लिए? आपके गेहूं भी नहीं खाएंगे वो पक्षी। बाजरा डाल दो, अच्छा माना जाता। पुराने लोग तो, जो हमारे पुराने लोग थे, बड़े समझदार थे। उन्होंने तो धर्म से जोड़कर क्या किया कि तुम्हारा बुद्ध खराब है, जाओ बाजरा डालो। किसको? कबूतरों को। जाओ तुम क्या करो, चींटी को क्या खिलाओ? आटा खिलाओ, बूरा खिलाओ, चीनी खिलाओ। उन्होंने तो धर्म से जोड़कर आपसे करवाया। अब लोग अधर्मी हो गए, आपकी समझ में आ गया दोबारा जन्म तो होना नहीं है, तो छोड़ो ना, कौन फन करो, है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो आप वन्य जीवों की रक्षा ऐसे भी कर सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे मत करो कि जाते हुए आप 7 मोड़ पे चने दे रहे हो बंदरों को, एक्सीडेंट हो रहे हैं, 3-4 लोग एक्सीडेंट में मर गए आपकी वजह से। ऐसा नहीं करना है। जंगली पशु, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, और जो आप पर आश्रित हैं उनको थोड़ा बहुत क्या करना है? आपने देना है, और अन्य चीजें। तो 51 का खंड 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वे देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संबंधी संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दें। क्या करे? अनिल जोशी जी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। आप एक पॉलिथीन लीजिए, उसको अपने मुंह में क्या कीजिए? डालिए, और उसके बाद यहां से बंद कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? घुटन होगी। उन्होंने ये समझाया कि आज से 50 साल बाद अगर आपकी रफ्तार, आपके विकास के इंजन ऐसे धुआं छोड़ते रहे, क्या करते रहे, और आप इसी प्रकार से नहीं माने, नहीं चेते, तो आने वाले समय में जो पीढ़ी होगी वो इसी घुटन में क्या करेगी? जन्म लेगी, मरेगी तो बात की बात है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
उसमें भी सरवाइव करेंगे कुछ लोग, लेकिन ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं कौन लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दें। लेकिन मैंने कहा भारत वही खाली हिमालय की एक वो कर दी क्या, एक प्रार्थना में, एक हिमालय हमारा ये, हिमालय हमारा वो, बस। अरे भैया पूरी शिक्षा दो उन्हें, उनसे क्या कराओ, बच्चों से वृक्षारोपण कराओ, उनका उनके प्रति क्या कराओ, प्रेम कराओ, वृक्ष को बढ़ते हुए दिखाओ, उसमें फल लगते हुए दिखाओ, क्या दिखाओ, तब जाके वो पर्यावरण के प्रति क्या होंगे। तो शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने के निर्देश दें। गांधी जी ने कर्तव्यों के महत्व एवं अधिकारों और दोनों की अन्योन्याश्रितता को रेखांकित करते हुए कहा था कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। क्या है? अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारों को लेने में कोई हिचक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मैं टैक्स दे रहा हूं तो मैं सरकार से मांग कर सकता हूं कि भाई ये मेरे टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। पर आप टैक्स ही नहीं दे रहे तो आप बस जलाओ, गाड़ी जलाओ, ट्रेन जलाओ, कुछ भी जलाओ। समझ में आ रहा है? अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। अधिकार का स्रोत क्या है? कर्तव्य है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, कर्तव्य निभाया अपना, तो वो बाद में अपना अधिकार मांगते हैं आपसे। क्या मांगते हैं? कि भाई जिस प्रकार हमने, मांगते नहीं वैसे, माता पिता तो कहाँ मांगते हैं, पर मन में रहता है कि भाई आपसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ऐसा। ये अलग बात है कि नई जनरेशन जो है वो विरत हो रही है उस चीज से, ठीक है। अधिकार का स्रोत कर्तव्य, यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करे बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वह छलावे की तरह हमसे दूर रहेंगे। जितना हम उनका पीछा करेंगे वह उतनी ही दूर उड़ते जाएंगे, उतनी ही दूर। महात्मा गांधी जी के शब्द हैं, जिन अधिकारों को के हम पात्र होना चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से ही प्राप्त हो सकते हैं। किससे हो सकते हैं? मूल कर्तव्य का महत्व इसलिए भी है कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि के प्रश्न उठाते हैं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। यह नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। लास्ट जब मेंस ऐसे खत्म करेंगे ना आपकी, यह नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता बढ़ाते हैं। नंबर लास्ट में डाले जाते हैं। प्रारंभिक लाइन है, अंतिम लाइन है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। कब? मुख्य परीक्षा। समझ में आया? तो ये बताया मैंने आपको मूल कर्तव्यों के बारे में, ठीक है। अगली क्लास में अब अगला